मानसिक स्वास्थ्य के बाद अब हम आपको यह बताएंगे कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज दिल्ली में थे। वो भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी देश के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात हुई और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ भी उनकी बैठक हुई। इन सभी बैठकों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत हुई। लेकिन इन सब के बीच एक और बैठक हुई जिस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया है। तो आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये जो औपचारिक बैठकें हो रही हैं दो देशों के विदेश मंत्रियों के बीच, दो देशों के सरकारों के बीच, इसमें क्या हुआ ये तो आप कल अखबार में पढ़ ही लेंगे, क्योंकि इन बैठकों में तो यही बात होती है। नए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कहा जाता है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, कहा जाता है कि हम शांति स्थापित करेंगे, कहा जाता है कि हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और कहा जाता है कि हम हमेशा मिलकर साथ साथ दुनिया की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने अक्सर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। लेकिन आज हम जिस बैठक की बात करना चाहते हैं जो हमें चुभ रही है, ये आज उनके दिन की सबसे पहली बैठक थी और ये बैठक एंटनी ब्लिंकन और भारत की सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच हुई। और इस बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ वकील और दलाई लामा के एक प्रतिनिधि भी शामिल हुए। और इस छोटी सी बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के आंतरिक मुद्दों पर भारत के ही लोगों से बात की। और जानते हैं ये मुद्दे कौन से थे जो वो भारत के लोगों से जिन पर चर्चा करना चाहते थे? वो मुद्दे थे मीडिया की स्वतंत्रता, भारत सरकार के कृषि कानून जिनके खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यकीन नहीं होगा, इस बैठक के दौरान ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है कि लव जिहाद पर बात हुई। नागरिकता संशोधन कानून, हमारे देश में जो नया नागरिकता कानून आया जिसे CAA का नाम दिया जाता है, जिसका नाम है, उस पर बात हुई। और हमारे देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी इस बैठक में चर्चा की। ये वो मुद्दे हैं जिनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका एक अलग देश है, भारत एक आजाद स्वतंत्र देश है, हमारा अपना अलग संविधान है और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन एक निरीक्षक या एक मॉनिटर की तरह, एक सरपंच की तरह अमेरिका के विदेश मंत्री यहां हमारे ही देश में आते हैं, हमारे ही देश के कुछ लोगों को अपने पास बुलाते हैं और भारत के आंतरिक मुद्दों में ना सिर्फ दखल देते हैं बल्कि इन मुद्दों को लेकर अमेरिका का रुख भी साफ करने की कोशिश करते हैं। आज जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि भारत में कृषि कानूनों को लेकर अमेरिका का रुख कौन जानना चाहता है? भारत में लव जिहाद के मामलों को लेकर अमेरिका क्या सोचता है, ये किसने अमेरिका से पूछा है? भारत में नए नागरिकता कानून को लेकर मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, इसे लेकर अमेरिका किस हैसियत से यहां पर अपनी बात रखने के लिए आया है और लोगों से मिल रहा है? यह अमेरिका की बहुत पुरानी आदत है जिसमें वो अपनी ऑफिशियल विजिट को एक तरह के औचक निरीक्षण में बदल कर रख देता है। ऐसा बताता है जैसे वो किसी देश के औचक निरीक्षण पर आया है और यह बताने की कोशिश करता है कि किस देश का लोकतंत्र कितना स्वस्थ है और उसमें कितनी कमियां हैं। और ये सारे अमेरिका के जो नेता हैं, ऐसा लगता है अपने साथ सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं। पहले ये सब चेक करेंगे और अगर ये संतुष्ट होंगे तो फिर ये उस देश को एक सर्टिफिकेट देकर जाते हैं कि हम आपके काम से खुश हैं। इस बार वो हमारे लोकतंत्र को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इसी परंपरा को आज आगे बढ़ाया है, जिस पर हमें बहुत आपत्ति है। अमेरिका ने खुलकर इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, ना ही विदेश मंत्रालय ने उनके कुछ कहा है, ना ही हमारे विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से इसके बारे में, इस बैठक के बारे में कुछ भी कहा है। लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है, मीडिया में और भी मीडिया के जो सेक्शन है वहां पर ये खबरें छपी हैं और ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत हुई उसमें ये मामले उठे हैं और उसी आधार पर हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर भारत के विदेश मंत्री, कल्पना कीजिए, भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर गए हैं और वो भी वहां के सिविल सोसाइटी के लोगों से वहां नस्लवाद के बारे में बात करने लगे, अश्वेत नागरिकों के खिलाफ हिंसा के बारे में बात करने लगे, गन कल्चर के बारे में बात करें और अभी हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर के मुद्दे पर जो वहां बहुत बड़ा कैंपेन था जिसका नाम दिया गया था ब्लैक लाइव्स मैटर, इस पर वहां के लोगों से बात करने लगे, तो फिर अमेरिका का रुख क्या होगा? क्या अमेरिका यह बर्दाश्त करेगा कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे और इन मुद्दों पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे और वहां
अपना सर्टिफिकेट भी कुछ लोगों को देकर आए। सच्चाई ये है, अमेरिका जैसा देश इसे बर्दाश्त ही नहीं करेगा। इसी साल जब मई के महीने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां अमेरिका के विदेश मंत्री और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और इसके तुरंत बाद वो भारत लौट आए थे। तब उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह वहां ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम चला रहे लोगों से मुलाकात नहीं की थी। ना ही उन्होंने अमेरिका की संसद में 6 जनवरी को भड़की हिंसा पर अपनी कोई एक्सपर्ट कमेंट दिया था। भारत चाहता तो वो भी एक अंपायर की तरह अमेरिका को उसकी गलतियां बता सकता था, आज भी बता सकता है, और उसके आंतरिक मामलों पर नैतिकता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा सकता था। लेकिन हमारे देश ने ऐसा कभी किया नहीं, क्योंकि भारत जानता है कि किसी देश के आंतरिक मामलों पर उपदेश देना उस देश की संप्रभुता को चुनौती देना जैसा होता है। लेकिन अमेरिका इस बात को समझता नहीं। अमेरिका वैसे तो खुद को दुनिया में लोकतंत्र का चैंपियन मानता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक स्वतंत्र और संवैधानिक देश के आंतरिक मामलों में दखल देना अलोकतांत्रिक होता है। आज भारत में सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका से शुरू होकर आज हर देश का लोकतंत्र परिपक्व होने की राह पर है। अब सवाल है कि जब सभी देशों का लोकतंत्र परिपक्व होने की राह पर है, तो अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल क्यों देता है, और भारत के लोकतंत्र का उपचार करने के लिए वो अचानक से एक डॉक्टर कैसे बन जाता है? Our shared values strengthen the relationship. Like our own, India's democracy is powered by its free-thinking citizens. We've seen the challenges that our own democracy has faced in the past and faces today. But this is, in a sense, common to all democracies. तो अमेरिका के विदेश मंत्री अपने साथ एक सर्टिफिकेट लेकर आए जो वो भारत को लोकतंत्र के नाम पर देना चाहते थे। लेकिन ये नया भारत है। अगर पुराना भारत रहा होता तो चुपचाप खून का घूंट पीकर रह जाते और हम अमेरिकियों को नाराज नहीं करते। लेकिन ये नया भारत है और हमें सूत्रों से पता चला कि भारत ने भी इस पूरे मामले पर कड़ा रुख दिखाया और कहा कि मानव अधिकारों का मुद्दा पूरी दुनिया के लिए एक है, भारत अकेला नहीं है। मानव अधिकार और लोकतंत्र ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल हैं, एक जैसी हैं, और भारत को गर्व है कि उसने इन मुद्दों पर शानदार काम किया है और हमारा देश इस पर दूसरे देशों की मदद करने के लिए भी तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर और क्या कहा, बातों ही बातों में उन्होंने बता दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं, आप सुनिए। When we talk about rebalancing, what it really means is different countries whose capabilities have grown or have changed and who are enlightened enough to work with each other obviously would like to do so. Now, for groups of countries to work together is not strange. This is the history of international relations. You know, groups of countries work together. We're in the same region. I mean, different. You have regional cooperation. I think people need to get over the idea that somehow other countries doing things is directed against them. I think countries do things what are in their interest for their good and for the good of the world, and that is exactly what is the case with the Quad. हालांकि इस बैठक के बाद एक अच्छी खबर भी आई है। सिविल सोसाइटी के इन लोगों में दलाई लामा के प्रतिनिधि भी आज अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और अमेरिका ने आज चीन को ये संदेश यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली से देने की कोशिश की है कि वो दलाई लामा को मान्यता देते हैं और दलाई लामा पर और तिब्बत पर जो चीन का कब्जा है और चीन का दावा है वो उसे चुनौती देते हैं। ये संदेश अमेरिका ने यहाँ दिल्ली से चीन को देने की कोशिश की है। हालांकि आज यहां भारत को भी एक बात समझनी होगी और वो ये कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो ना तो हमेशा के लिए किसी का मित्र हो सकता है, ना ही किसी का शत्रु बना रह सकता है। अमेरिका की मित्रता सिर्फ अपने फायदे की है और जिस दिन ये फायदा मिलना बंद हो जाएगा वो अपने मित्र और शत्रु दोनों को बदल देता है, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया। इसलिए भारत को ये याद रखना है कि अभी चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है और जिस दिन ये जरूरत खत्म हो गई वो अपना रंग रूप यहां तक कि अपनी रणनीति भी बदल लेगा, अपने दोस्त भी बदल लेगा, अपने दुश्मन भी बदल लेगा। और दूसरी बड़ी बात, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलाना चाहता है, अपने आप को सुपर पावर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की जो फौज
वहां पर तैनात थी, अमेरिका की सेना की जितनी बुरी हालत हुई और कैसे वो तालिबान को इतने वर्षों में भी काबू में नहीं कर पाई, कैसे वो अफगानिस्तान के संकट को मिटा नहीं पाई और आखिरकार वहां से उसे जाना पड़ा, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि अमेरिका न तो सुपर पावर है और ना ही अमेरिका की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी बड़ी सेना थी और उनके सामने एक तालिबान जैसी ऐसी सेना थी जो संगठित नहीं है, जो कि एक संगठित सेना नहीं है। और फिर भी अगर इतनी बड़ी सेना दूसरी असंगठित सेना को हरा ना पाए तो यह उसकी हार मानी जाती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.